नमस्ते साथियों। इस क्लास में हम कक्षा 10 के गणित विषय की प्रश्नावली 4.1 का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 4 का नाम है द्विघात समीकरण। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1, 2, 3 का अध्ययन किया था। प्रश्नावली 1 का नाम वास्तविक संख्याएं, 2 का नाम बहुपद और प्रश्नावली 3 का नाम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म और प्रश्नावली चौथी अपनी है द्विघात समीकरण। देखिए, ये प्रश्नावली जो है वो दूसरी प्रश्नावली से बहुत ज़्यादा संबंध रखने वाली है, बहुत ज़्यादा उसका एक प्रकार से उपयोग होने वाला है। जब हम बहुपद बनाते थे तो चर तथा अचर राशियों के जोड़ बाकी गुणा जो व्यंजक बनते थे, जोड़ बाकी गुणा से जो व्यंजक बनते थे वो बहुपद होता था। अब बहुपद का अगर तुलनात्मक आकलन कर दिया जाता है तो वो बन जाता है समीकरण। इस प्रश्नावली में हम प्रश्नावली 2 का उपयोग करते हुए इस प्रश्नावली के सवालों का हल करेंगे। अब ये क्लास जो अपनी है ये एनसीईआरटी ने जो नया सिलेबस जारी किया है सत्र 2023-24 से, वो नया कहना एक सही बात नहीं है, यानी संशोधित सिलेबस जारी किया है 30% की कटौती करते हुए। उस जो परिवर्तन के बाद की जो प्रश्नावली है या जो बुक आई है उससे संबंधित ये क्लासें हम पढ़ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी ने जो बदलाव किया है वो बदलाव किस प्रकार से हैं। हालांकि ऐसा आपने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम समझ भी रहे हैं कि किस प्रश्नावली में क्या क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे। इस प्रश्नावली को शुरू कर रहे हैं हम 4.1 प्रश्नावली को, तो हम 4.1 में एनसीईआरटी द्वारा किए गए बदलावों का थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, एनसीईआरटी ने जो बदलाव किए हैं उसको हम एक सारणी के तौर पे यहाँ देख पा रहे हैं। एनसीईआरटी ने नए और पुराने पाठ्यक्रम के बदलाव का तुलनात्मक विश्लेषण इसमें हम करेंगे। द्विघात समीकरण की प्रश्नावली है, उसका कंटेंट और प्रीवियस बुक में और लेटेस्ट बुक में जो आया है और टेकआउट जो किया गया है वो हमने कॉलम वाइज बना लिया है। यानी पृष्ठ संख्या जो पहले की बुक थी वो 78 से 101 तक प्रिंट थी, यानी 24 पृष्ठों पर थे। अब की बार जो नई बुक मार्केट में है वो 44 से 55 पृष्ठ पर ये प्रश्नावली मिलेगी, यानी 12 ही पृष्ठों पर है। 12 पृष्ठ टेकआउट हुए, कम किए गए हैं इस सिलेबस में। नेक्स्ट हम बात करें शीर्षक, यानी 4.1 से 4.6 तक 6 शीर्षक थे। इसमें से 4.4 शीर्षक जो अपनी पुरानी पुस्तक का था वो हटा दिया, शेष जो बचे हैं वो 5 शीर्षक हैं। प्रश्नावलियाँ 4.1 से 4.4 तक थी। 4.3 प्रश्नावली को डिलीट कर दिया गया है, यानी वहाँ से रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तो शेष 3 प्रश्नावलियाँ बच रही है। कथन, सूत्र और प्रमेय की बात करें तो उसमें 1 से 6 तक बिंदुवत कथन थे, सारांश बिंदुओं से यहाँ पे लिए गए हैं। अब चौथा जो बिंदुवत सारांश था वो हटा दिया है, तो अब 5 ही सारांश बिंदु या सूत्र बचे हैं। उदाहरण, पहले की बुक में 18 उदाहरण आ रहे थे, 7 नंबर से 15 नंबर तक के उदाहरणों को रिमूव किया है, टेकआउट किया है। 9 उदाहरण का 7 से 15 का मतलब 9 उदाहरणों को, और शेष बचे हैं 1 से 9। हल करने योग्य सवालों की बात करें तो 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 में 24 सवाल थे। इसमें से 4.3 प्रश्नावली टेकआउट होने के कारण 11 सवाल टेकआउट हुए। इसका मतलब अब हमें 4.1, 4.2 और 4.3 के 13 सवाल ही पढ़ने पड़ेंगे। अब देखिए, हम प्रश्नावली 4.1 को शुरू कर रहे हैं। 4.1 प्रश्नावली में जो प्रारंभिक हम बातें करेंगे वो बातें होंगी द्विघात समीकरण को समझना, यानी द्विघात समीकरण वास्तव में होती क्या है। एक मौखिक बात करें तो द्विघात बहुपद का तुलनात्मक आकलन कर देते हैं या उसको शून्य से तुल्य मान लेते हैं। द्विघात जो बहुपद होता है उसको अगर शून्य के बराबर मान लेते हैं तो प्राप्त होने वाला व्यंजक एक द्विघात समीकरण बन जाता है। तो देखिए, हम बात करते हैं इसमें प्रारंभिक बातों की। तो सबसे पहली हम बात करते हैं समीकरण के बारे में कि समीकरण किसे कहते हैं। चर तथा अचर राशियों के साथ जोड़ बाकी गुणा संक्रिया के साथ, यानी अपनी जो मूल संक्रिया जोड़ बाकी गुणा भाग, उन संक्रियाओं के साथ साथ तुलनात्मक आकलन करना। तुलनात्मक आकलन कब होता है? जब उसमें बराबर शामिल हो जाता है तब,
यानी बराबर का चिन्ह शामिल करना या करने पर जो व्यंजक प्राप्त होता है वो कहलाता है द्विघात समीकरण। यानी जोड़ बाकी गुणा भाग संक्रिया लगाते हैं हम समीकरणों चर अचर राशियों के साथ और बराबर का चिन्ह और शामिल कर देते हैं तो वो समीकरण बन जाती है। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? दो घात वाले बहुपद, जैसे हमने दूसरी प्रश्नावली में पढ़ा था कि जिस पद में चर की अधिकतम घात होती है वो उस बहुपद की घात होती है, और चर की घातों का आरोही क्रम में यानी क्रमबद्ध रूप से उतार जो है यानी कम होने की जो प्रक्रिया है वो हम बहुपद में कर रहे थे, यही हम समीकरण में कर रहे थे। देखो ये बहुपद हमने माना था द्विघात बहुपद, ए अक्ष स्क्वायर का गुणांक ए, अक्ष का गुणांक बी और अचर मान सी, ये द्विघात बहुपद था क्योंकि इसमें 1 2 3 पद है, तीनों पदों में चर राशि अक्ष आ रही है और अधिकतम घात 2 है, तो द्विघात समीकरण बहुपद हो गया। बहुपद को शून्य के तुल्य रखने पर, तुल्य मतलब बराबर में 0 रखने पर द्विघात समीकरण प्राप्त होती है। द्विघात समीकरण का मानक रूप यहाँ ऐसे होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए क्या है? चर के द्विघातक को गुणा, यानी कोई भी चर राशि, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये अक्ष ही हो, कुछ भी हो सकता है, वाई हो सकता है, पी हो सकता है, आर हो सकता है, एल हो सकता है, यानी चर मान होना चाहिए। लेकिन ये जो ए बी सी है ना, ये वास्तविक संख्या है, गुणांक है। चर के 2 घात के गुणांक को ए माना है, चर के 1 घात के गुणांक को बी माना है और अचर पद को सी माना है। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, ध्यान रखना, ये आगे बहुत काम आएगी। इनका हम आगे की प्रश्नावली में इनका मूल भी ज्ञात करेंगे, इनके हल भी ज्ञात करेंगे तो काम आएगी। अब देखो कुछ वो अनकही बातें जो हम किताब से ताल्लुक तो रखती है लेकिन हमें एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, हमें ध्यान होना चाहिए कि किस प्रकार से इस द्विघात समीकरण का एक सफर यहाँ तक आया है, यानी द्विघात समीकरण कहाँ से शुरू हुई, किसने शुरू की, किन किनों ने इन पे काम किया और तब जाकर ये अपनी आज इस बोर्ड के पैनल पे पहुंची है। यानी इसकी हिस्ट्रिकल बातें करें तो इस प्रकार से है कि जो बेबीलोनवासी ये जानते थे, बेबीलोनवासी जो थे उनके पास ये ज्ञान था कि दो संख्याओं का योग और गुणनफल अगर हमें प्राप्त हो जाता है, कोई भी दो संख्या होती है जिनको संख्याओं को नहीं दिया होता है, संख्याएं हमारे पास उपलब्ध नहीं रहती है, लेकिन ऐसा कह देते हैं उनको जोड़ें तो ये आ जाता है और गुणा करें तो ये आ जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है यानी दो संख्याओं का योग और गुणनफल हमारे पास हो तो उसके माध्यम से उन संख्याओं को ज्ञात किया जा सकता है। संख्याओं का एक रिलेशन समीकरण ही होता है कि अगर उनको जोड़ें तो इतना आ जाता है और गुणा करें तो इतना आ जाता है, तो हम उनके माध्यम से एक उन संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं कि वह संख्या कैसी है। यह कार्य द्विघात समीकरण को हल करने के तुल्य जैसा है। यह कार्य कैसे संभव है? द्विघात समीकरण बनानी पड़ती है और द्विघात समीकरण को हल करना होता है तो प्राप्त होने वाला जो मान होता है वो वही मान होता है कि दो संख्याओं के गुणनफल और दो संख्याओं के योगफल के माध्यम से संख्याओं को ज्ञात करना, उसके तुल्य ये काम है। अब देखो एक यूनानी गणितज्ञ यानी यूनान के गणितज्ञ थे यूक्लिड महोदय जी। हमने कक्षा 9 की जो प्रश्नावलियां पढ़ी थी उनमें यूक्लिड महोदय जी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझा था। वहां से आप इसको अगर बेहतर तरीके से समझना चाहते हो कि यूक्लिड महोदय कौन थे और इन्होंने गणित और अन्य क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया, तो वहां से आप पढ़ सकते हो। यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड की लंबाई ज्ञात करने की ज्यामिति विधि, लंबाई ज्ञात करने की ज्यामिति विधि जो थी उसको भी द्विघात समीकरण के, उसे भी हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण के हल कहते हैं। अब आगे हम थोड़ी बात कर देते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात ये है, यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड महोदय जी ने एक ज्यामिति विधि से लंबाई ज्ञात करने का तरीका बताया था, वो भी एक द्विघात हल करने का ही तरीका है, उसे भी हम द्विघात का हल कहते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए विभिन्न गणितज्ञों के सार्थक प्रयास, यानी और भी बहुत सारे गणितज्ञ हुए जिन्होंने द्विघात समीकरण को हल करने के लिए अपने जीवन में बहुत काम किया। महान गणितज्ञों का नाम हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख के समझेंगे कि सबसे पहला नाम आता है ब्रह्मगुप्त। ध्यान रखना, ब्रह्मगुप्त जी जो महान गणितज्ञ थे उनका जो ये गणित के क्षेत्र में या एक कहें तो महानुभाव या मतलब ये जो इनका हिस्टोरिकल मैथमेटिकल जो पार्ट था वो एक पीढ़ी दर पीढ़ी था। यानी उनके पिताजी भी ऐसी खोज का काम किया करते थे, उनके दादाजी ने भी
इतिहास के पन्नों पे अपना नाम दर्ज करवाया है। अब देखिए ब्रह्मगुप्त जी का जो जीवन काल था वो 598 से 665 तक इनका जीवन काल रहा था, यानी कुल मिलाकर 67 वर्ष की उम्र तक ये जिंदा रहे थे। इन्होंने द्विघात समीकरण के बारे में कुछ हमें जो ज्ञान है वो प्रोवाइड करवाया है, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है इनके जो किए गए खोज के माध्यम से। उसके बाद बात करते हैं श्रीधराचार्य जी की। श्रीधराचार्य का जो टाइम पीरियड था वो 1025 ये सायुग का मतलब होता है कि सामान्य युग, जैसे अब अपना सामान्य युग चल रहा है उसी प्रकार 1025 में इन्होंने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे द्विघाती सूत्र कहते हैं। यानी ये श्रीधराचार्य जी ने एक जो सूत्र प्रतिपादित किया उसे आजकल क्या कहा जाता है, द्विघाती सूत्र कहा जाता है, जो पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करने से प्राप्त हुआ। एक द्विघात समीकरण को हल करने की हम बहुत सारी विधियां पढ़ेंगे, उसमें पूर्ण वर्ग द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है। उस विधि पर काम कर रहे थे श्रीधराचार्य महोदय जी, और उन्होंने उस विधि से एक नया ही अपने जो काल का जो है वो एक लेटेस्ट सूत्र प्रतिपादित कर दिया, वो था द्विघाती सूत्र। ऐसा भास्कर द्वितीय ने भी लिख के बताया था, जैसे श्रीधराचार्य जी ने बताया वो भास्कर द्वितीय जो थे उन्होंने भी ऐसा श्रीधराचार्य जी के समान ही कुछ लिख के बताया है। तीसरी बात कर लेते हैं अल-ख्वारिज़मी, इन्होंने भी द्विघात समीकरण पे काम किया है। द्विघात समीकरण के बारे में दुनिया के सामने ज्ञान परोसा है इन महोदय जी ने भी। इनका जो जीवन काल है वो 800 सामान्य युग के बराबर है तब का है। एक है अब्राहम बार हियाहा नासी यूरो, अब्राहम बार हियाहा नासी यूरो 1145 में इनका जो जीवन काल था वो शुरू हुआ था, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है लिबर इम्बाडोरम, और उस लिबर इम्बाडोरम पुस्तक में उन्होंने द्विघात समीकरण के बारे में बहुत कुछ दुनिया को बताया है। अब इतनी बातें हम द्विघात समीकरण की एक हिस्टोरिकल बातें की है, हालांकि ये एग्जाम के माध्यम से जरूरी नहीं है, लेकिन अपनी प्रश्नावली की जो मूल है, जो जड़ है, जो उसका प्रारंभिक ज्ञान है वो हमें होना अति आवश्यक है। इसके लिए यहाँ पे हमने इसका अध्ययन किया है। अब हमें जो आवश्यक होगी आगे की प्रश्नावली में वो ये है कि कोई भी चर अक्ष होता है तो उस कोई भी चर हो सकता है अक्ष में द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ए अक्स स्क्वायर प्लस बी अक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, बराबर में 0 होता है। यहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है और ए नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ए 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब चर राशि के जो 2 घात का गुणांक है वो 0 नहीं हो सकता। 1 घात का गुणांक 0 हो सकता है, जैसे x के साथ 0 आ जाए तो ये x वाला पद ही गायब हो जाता है 0 से गुणा होकर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 2 घात वाला जो पद है उसका गुणांक 0 होने से 2 घात वाला पद ही गायब हो जाएगा। पद गायब होने से वो जो बहुपद है या बोल दो या फिर समीकरण बोल दो वो द्विघाती रहेगी नहीं, तो उसका अस्तित्व भंग हो जाएगा। इसका मतलब जो 2 घात वाले चर का गुणांक है वो 0 नहीं हो सकता। अचर पद 0 हो सकता है, बराबर में कुछ और आ सकते हैं 0 के अलावा, वो बात अलग है। अचर पद जितना होगा उसका पक्षांतरण करके हम बराबर में लेके जा सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे 2 घात के चर का गुणांक 0 कभी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हमने इसकी प्रारंभिक जानकारी को पढ़ा है। आपको अगर ये इंटरेस्टिंग लग रही है तो आप बोर्ड के पैनल से इसको उतार सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 4.1 के सवालों को अपने पैनल पे लेके आएंगे और उनका हल हम करेंगे। आगे के अपने इन प्रश्नावली के क्वेश्चनों की बात करें तो क्वेश्चनों में देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया, इसमें 2 क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चनों में बिंदुवत प्रश्न दिए गए हैं। कि पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघाती समीकरण है। अब देखिए द्विघाती समीकरण क्या होती है, एक ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, वो द्विघाती समीकरण कहलाती है। और उसका जो मानक रूप होता है वो ये होता है, हमने पढ़ा भी था पीछे, मानक रूप यहाँ पे हमने लिख दिया
कि मानक रूप द्विघाती समीकरण का क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी चर के 2 घात का गुणा प्लस चर के 1 घात का गुणा प्लस कोई अचर संख्या बराबर 0 आ जाती है, तो वो द्विघाती समीकरण होती है, अन्यथा नहीं। तो उस हिसाब से हम इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है, पहला प्रश्न क्या दिया गया है उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है x प्लस 1 की घात 2 बराबर 2x माइनस 3 कोष्टक में। ये एक सरल समीका यहाँ पे लगेगी। हम कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी अगर बराबर की इस तरफ सरल समीका लगेगी, a प्लस बी पे होल स्क्वायर होता है, तो उसको हम खोलते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस प्रकार से खोलते हैं। और जब कोष्टक के बाहर कोई राशि होती है तो उसको हम वितरण करते हैं, यानी ये 2 इस तरफ भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, 2 इससे भी गुणा होगा। तो इन दोनों पक्षों को हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। जैसे इस पक्ष की बात करें, एक जगह x और b की जगह 1 आया, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा x गुणा 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या काम में लिया, सरल समीका काम में लिया, तो हम ऐसे लिख देंगे कि सरल समीका इससे, ठीक है, ये हम हल कर रहे हैं। इसका मतलब इसको अगर खोलेंगे तो ये आएगा, हमें प्राप्त क्या होगा, ये कितना आएगा सरल समीका से, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 गुणा x गुणा 1 2x होता है। ठीक है, इसका मान आ गया ये। बराबर में देखो इस 2 का वितरण करें तो 2 इससे गुणा होगा तो 2x हो जाएगा, और 2 3 से गुणा होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह विपरीत है। अब क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ वाले सारे पदों को हम इस तरफ लेके आएंगे और इस तरफ हम रखेंगे, बराबर में रखेंगे 0। देखो यहाँ क्या है, x स्क्वायर। अब x स्क्वायर के बाद हम इसको रखेंगे x वाले पद को 2x। ठीक है, और 2x के साथ इस तरफ वाले x के पद को इस तरफ लेके आते हैं, तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा 2x। अब ये पद जो था वो यहीं पे रखेंगे 1, ये 6 अब लेके आएंगे अचर के साथ, तो प्लस का आ जाएगा, बराबर में क्या रहेगा 0। देखिए 1 पद 2 पद और ये प्लस का 6 था, ये 3 पद, ये तो पहले से थे, x स्क्वायर 2x प्लस 1, ये तो पहले से थे, ये 2x आया माइनस का, ये 6 आया प्लस का। अब क्या हो जाएगा, देखो ये 2x और 2x सजातीय पद है, चिन्ह विपरीत है, गुणांक एक जैसे हैं, तो ये 2x प्लस का 2x माइनस से कट जाएगा, बचेगा क्या, x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अब ध्यान देना, यहाँ पे हमने काट दिया, लेकिन अगर हमने काटते नहीं तो क्या हो जाता, x का गुणा कितना रहता, 0x रहता ना, काट देते तो ये पद गायब हो जाता है। इसका मतलब b का मान 0 है, और इस समीकरण में जो चर का अधिकतम मान है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। चर का अधिकतम चर की अधिकतम घात 2 आ रही है यहाँ पे। देखो x स्क्वायर b, ये 0x क्यों लिया, क्योंकि x का पद था ही नहीं, तो 0 गुणांक मान लिया, b का मान हम 0 मान लेंगे आगे। तो इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे हाँ, इसको हम क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, क्योंकि इसमें द्विघात समीकरण यहाँ पे दिख रही है। अब चलिए हम इसी पैनल पे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कर लेंगे कैसे। देखो अपना अगला प्रश्न किस प्रकार से है, यहाँ पे लिखा है x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 और 3 माइनस x। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x है, वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि वितरण पद अलग अलग किए हुए। यहाँ पे इस कोष्टक से ये -2 गुणा होगा, तो -2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6। -2 को -x से गुणा करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। अब बराबर के इस तरफ वाले पदों को यहाँ लेके आते हैं, तो यहाँ देखो x स्क्वायर वाला पद माइनस का 2x वाला पद, इस तरफ वाला पद यहाँ आएगा तो माइनस का आएगा, कितना है 2x।
ये पद यहाँ आएगा तो कितना आएगा, प्लस का आएगा 6, बराबर क्या रहेगा 0। ये पद और ये पद पहले से था, ये दोनों इधर से आए हैं, बराबर में 0 बचा है। ये प्लस का था तो ये माइनस का आ गया, माइनस का था तो ये प्लस का आ गया। अब देखो अक्स स्क्वायर, माइनस का 2 अक्स और माइनस का 2 अक्स कितना होता है, माइनस का 4 अक्स होता है, प्लस 6 बराबर 0। ये देखो अब जो समीकरण हमें दिख रही है उसमें देखो अक्स स्क्वायर वाले का गुणांक 1, अक्स का गुणांक -4, अचर पद 6, यानी ABC क्या है 1, 4 और प्लस 6 का रूप है। इस मानक रूप से ये मैच खा रहे हैं, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। इसको हम क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे बिंदुवत प्रश्न की। तीसरे बिंदुवत प्रश्न में देखो क्या लिखा गया है। तीसरे बिंदुवत प्रश्न में है x - 2 x + 1 बराबर में है x - 1 और x + 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्वसमीका कोई सी भी नहीं लगी, यहाँ वितरण नियम से हमें हल करना पड़ेगा। जैसे इस अक्ष को इस अक्ष से भी गुणा करने का पड़ेगा, 1 से भी गुणा करना पड़ेगा, फिर इस 2 को इस अक्ष से भी गुणा करना पड़ेगा, इस 1 से भी गुणा करना पड़ेगा। 2 कोष्ठकों को हल करने का, 2 कोष्ठकों को वितरण करने का नियम यही है। तो अब देखो इस अक्ष को पहले हम गुणा कर देते हैं इस अक्ष से, तो कितना आ जाता है अक्स स्क्वायर। इस अक्ष को हम कर देते हैं 1 से, तो कितना आ जाता है अक्स। इस -2 को हम गुणा कर देते हैं इस अक्ष से, तो कितना आ जाता है -2 अक्स। इस -2 को हम गुणा कर देते हैं 1 से, तो आ जाता है -2। ये बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी। इस अक्ष का वितरण किया तो ये 2 पद आ गए, इस -2 का वितरण किया तो ये 2 पद आ गए। बराबर में सेम टू सेम ये ऐसा ही काम यहाँ पे करना पड़ता है। इस अक्ष को इस अक्ष से और 3 से गुणा करना है, फिर -1 को इससे और इससे दोनों से गुणा करना पड़ता है। तो अक्ष को इस अक्ष से करेंगे तो कितना हो जाएगा अक्ष की घात 2। इस अक्ष को इस 3 से करेंगे तो आ जाएगा 3 अक्ष। -1 को अक्ष से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का अक्ष। -1 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3। अब देखो क्या करेंगे, अब बराबर के इस तरफ वाले पदों को, सारे पदों को यहाँ लेके आना है और सजातीय पदों को एक साथ रखना है। जैसे ये अक्स स्क्वायर वाला, ये एक्स वाला, ये एक्स वाला, ये -2 वाला, इनको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। ये अक्स स्क्वायर, चलो अक्स वाले पद कितने हैं, 1 तो जोड़ का है, 2 घटाव का है, इसका मतलब 1 रहेगा ना माइनस का, ठीक है, यहाँ -2 बराबर है। यहाँ भी देखो ये 2 सजातीय पद है, तो इन दोनों सजातीय पदों को क्या करेंगे एक साथ जोड़ या बाकी करेंगे। यहाँ अक्स स्क्वायर वाला पद 3 अक्स तो जुड़ रहा है, 1 अक्स घट रहा है, इसका मतलब 2 अक्स जुड़ेगा ना, -3 रहेगा। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। यानी सजातीय पद कौन से होते हैं, ऐसे पद जिसमें चर की समान घातें वाले पद सजातीय पद कहलाते हैं। चर की समान घातें होती है वो सजातीय पद होते हैं। उन सजातीय पदों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। जोड़ेंगे कब, घटाएंगे कब, उनके गुणांकों के चिन्ह पर निर्भर करता है। अगर गुणांक प्लस का है तो जोड़ेंगे, गुणांक माइनस का है तो वो घटाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ ये 3 तो अक्स का जुड़ रहा है, 1 अक्स घट रहा है, इसका मतलब 2 अक्स रहेगा ना जुड़ने वाला, ठीक है, -3 ये रहेगा। अब हम पक्षांतरण कर देंगे। ये पद और ये पद तो पहले से यहाँ पे है, कौन कौन से, अक्स स्क्वायर वाला ये है, इसके साथ ये आ जाएगा, ये किस में आएगा, माइनस में आएगा, बराबर से पक्षांतरित हो रहा है तो माइनस में आएगा। फिर हम लिखेंगे माइनस का अक्स, कौन सा वाला, ये अंडरलाइन वाला, ये है अपने पहले से था वो, उसके साथ ये इस तरफ वाला अक्स का पद आएगा, वो क्या है यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का 2 अक्स आ जाएगा। फिर इस 2 को हम लिखेंगे, माइनस वाले 2 को हम लिखेंगे जो अपने पहले से है, यानी ये पद और ये पद यहाँ पहले से थे, उनके साथ समान चर वाले एक साथ लेके आ रहे हैं। जैसे इसको यहाँ लेके आ गए, इसको यहाँ लेके आ गए, अब -2 के साथ प्लस का 3 आ जाएगा, कौन सा, ये इस तरफ आएगा, तो बराबर में क्या रहेगा 0 रहेगा। यहाँ से सारे पदों को यहाँ लेके आ गए। अब इनको ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि चरों की समान घातों वाले पदों के साथ समान पद लिख दिए। अक्स स्क्वायर एक बार जुड़ रहा है, एक अक्स स्क्वायर एक बार घट रहा है, इसका मतलब ये 0 अक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है, या सीधा कट जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस अक्स और -2 अक्स, माइनस के 3 अक्स है, सजातीय पद हो गया, माइनस का 2 और प्लस का 3, प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे देखो हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में
ए बराबर 0 है, ए बराबर 0 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिख देते हो तो गलत नहीं होता है, समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दो घात वाले पद का गुणांक कितना आ गया? 0 आ गया, 0 आ गया, या फिर ये आता ही नहीं, अगर हम ऐसे काट देते तो आता ही नहीं, ये पूरा ही गायब भी हो जाता, -3x + 1 बराबर 0 होता। तो इसका मतलब ये क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। अब हम अगले इस पैनल पे कर लेंगे, यहाँ पे इस बॉक्स में हम करेंगे इस चौथे क्वेश्चन का उत्तर। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है 3x - 3, ठीक है, और 2x + 1 बराबर x + 5। यहाँ देखिए, यहाँ तो कोष्टक में दो संख्या है तो दोनों का वितरण करना पड़ेगा क्रमशः। यहाँ कोष्टक के बाहर एक संख्या है तो एक का वितरण यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं, वितरण कैसे आता है देखते हैं कि यहाँ इस अक्ष का यहाँ से गुणा हल करते हैं तो कितना आ जाता है? 2x², 2x²। इस अक्ष का इस 1 से करते हैं तो आता है x। फिर इस -3 का इसे करते हैं तो माइनस का 3 और 2 आगे आ गए 6 और 1 रहेगा x। -3 1 से गुणा होकर कितना आता है? -3 बराबर। देखो यहाँ अक्ष का वितरण करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? अक्ष का स्क्वायर, और ये अक्ष 5 से गुणा होकर कितना आ जाएगा? 5x। यहाँ हम सजातीय पदों को एक एडजस्टमेंट करते हैं, कैसे? जैसे 2x² तो है, यहाँ अक्ष एक बार जुड़ रहा है, 6 बार घट रहा है, इसका मतलब -5x रहेगा, -3 बराबर x² + 5x। अब हम इन पदों को इस तरफ लेके आ जाते हैं, बराबर में क्या बचेगा? सिर्फ 0 बचेगा। देखो यहाँ 2x² है, ये एक -5x है, 1 + का 3 है, तो हम 2x² के साथ ये वाला x² का पद लेके आएंगे तो माइनस का आ जाएगा, ठीक है। इस -5x के साथ, -5x के साथ ये वाला जो -5x है, इसके साथ हम ये वाला -5x लेके आएंगे। यहाँ जुड़ रहा है वो यहाँ पे घटेगा, यहाँ जो -3 है वो यहाँ का यही रहेगा। ये बातें आपको जरूर समझ में आ रही होगी कि ये पद और ये पद पहले से ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए थे। इसके साथ एक तो ये x² वाला आ गया माइनस में, और ये 5x आ गया माइनस में। अब देखो क्या रहेगा, ये सजातीय पद है, ये दोनों सजातीय पद है, तो इसमें 2x² जुड़ रहा है, 1x² घट रहा है, इसका मतलब एक की बार रहेगा x²। यहाँ पे 5x दोनों बार बार घट रहे हैं, इसका मतलब 10x घट जाएंगे, माइनस के 10x हो जाएंगे, माइनस का क्या रहेगा? 3 बराबर में क्या रहेगा? 0। अब ये मानक रूप का क्या कर रही है? पालन कर रही है। तो मानक रूप का पालन करने के लिए इसका हम उत्तर क्या लिखेंगे? हाँ। हाँ क्यों? क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। इसमें ऐसा ही पूछा गया है कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण है। आप अगर चाहते हो कि क्लास को यहाँ तक नोट करें तो क्लास को रोके यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे हम आगे के बिंदु प्रश्नों को भी हल करेंगे, फिर आप इसको उतार सकते हैं, अन्यथा हम आगे अगले क्वेश्चनों को कर लेते हैं। कैसे देखिए, अब हम बात करेंगे इसके 5वें प्रश्न की। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया? देखो 2x - 1, अगले कोष्टक में है x - 3 इक्वल टू बराबर में है x + 5 बराबर x - 1। देखिए यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी बोलने का ज़्यादा इसमें सार्थकता नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि लिखा क्या जा रहा है। इसे यहाँ 2x - 1 तो 2x - 1 अर्थ तो वही है, भावार्थ। अब वितरण नियम करेंगे, इस 2x को इससे भी गुणा करेंगे, इससे भी गुणा करेंगे, -1 को इससे भी गुणा करेंगे, इससे भी गुणा करेंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ इसको, इन दोनों को हल करेंगे। ठीक, इस 2x का हम करते हैं x से गुणा, तो कितना हो जाएगा? 2x²। 2x का करते हैं -3 से, तो माइनस का 6x, और इस -1 को x से करते हैं तो माइनस का x, -1 को -3 से करते हैं तो प्लस का 3 बराबर। इस x को हम करते हैं x से तो आ जाता है x², इस x को करते हैं -1 से तो -x, 5 को करते हैं x से तो प्लस का 5x, 5 को करते हैं -1 से तो माइनस का 5। यहाँ पे देखो पहले से ही दो सजातीय पद आ गए, सजातीय पदों को हम जोड़ेंगे या फिर चिन्ह ऋणात्मक है तो घटाएंगे। कैसे देखो, यहाँ हम लिखेंगे 2x², माइनस का 6x और माइनस का x कितना हो जाएगा? -का 7x प्लस का 3 बराबर।
यहाँ देखो अक्स स्क्वायर माइनस अक्स प्लस 5x, इसका मतलब अक्स स्क्वायर के साथ माइनस का अक्स और प्लस का 5x आ रहा है। इसका तात्पर्य क्या हो, 4x बचेगा ना, ये एक बार घट रहा है और 5 बार जुड़ रहा है, माइनस का 5। अब हमें क्या करना है, इस तरफ 0 लेके आ जाना है। यहाँ जो 3 पहले से पद है, इन तीनों पदों के साथ इन पदों को भी लेके आना है। कैसे, देखो ये जो 2x स्क्वायर है ना यहाँ पे, इसके साथ इस तरफ अक्स स्क्वायर वाला पद आ जाएगा, और ये जोड़ में था तो ये घटाव में आ जाएगा अक्स स्क्वायर, ठीक है, ये घटाव में आ जाएगा अक्स स्क्वायर। इसी प्रकार देखो ये माइनस 7x इस तरफ है ना पहले से, ये माइनस 7x, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, ये 4x आ जाएगा, और 4x किस में आएगा, माइनस में। अचर पद की बात करें तो इसमें प्लस का 3 अचर पद है इस तरफ, है ना, ये पहले से मौजूद है, तो ये अचर पद के साथ इस इधर वाला अचर पद भी आ जाएगा, वो प्लस में आएगा। यहाँ माइनस में था तो ये प्लस में आ गया, ये प्लस में था ये माइनस में आया, ये प्लस में था ये माइनस में आया। अब देखो सजातीय पद और बन गए, ये 2 सजातीय, ये 2 सजातीय, ये 2 सजातीय। तो यहाँ देखो 2x स्क्वायर में से एक बार x स्क्वायर घटता है तो x स्क्वायर बचता है, फिर माइनस का 7x और माइनस का 4x, माइनस का 11x बचता है, बनता है ना, 7 और 4 11 होता है, दोनों में माइनस के 5 और 3 और 5 जुड़ के 8 होता है, बराबर में 0। ये देखो मानक रूप का पालन करें, जैसे 2 घात वाला पद, फिर 1 घात वाला पद, फिर अचर पद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी x स्क्वायर का गुणांक इसमें a का मान 1 है, b का मान -11 है और c का मान 8 है। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है या नहीं, आप बता सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है, तो इसका हम उत्तर लिखेंगे हाँ, ठीक है। इतना ही, ज़्यादा कुछ इसमें लिख के नहीं बताना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और हम इस पैनल पे कर लेते हैं, आगे के 2 क्वेश्चन भी हम इसी पैनल से कुछ हटा के करेंगे। जैसे अगला प्रश्न दिया गया है, x स्क्वायर प्लस 3x, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 की होल स्क्वायर। यहाँ देखो अब उस तरफ जो x माइनस 2 की होल स्क्वायर है ना, वहां पे एक हमें सर्वसमीका लगानी पड़ेगी। सर्वसमीका कौन सी है, a माइनस बी की होल स्क्वायर की एक सर्वसमीका होती है a माइनस बी की होल स्क्वायर की सर्वसमीका लगती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उस आधार पर हम अगर इसका करें x माइनस 2 का अगर होल स्क्वायर खोलें तो क्या आता है, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा x गुणा 2। a और b, a का मान x आया है और b का मान 2 आया है ना। अब देखो अब हम इसको लिखते हैं, इस तरफ क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर में क्या रहेगा, इसका अब हमने क्या रूप बना लिया, एक तो बना लिया x स्क्वायर, ठीक है। ये देखो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे और इस तरफ सिर्फ 0 रखेंगे। यहाँ देखो x स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 3x, ये x स्क्वायर है ना, इधर वाला तो हमने यहाँ लिख दिया, ये आएगा माइनस में, ठीक है। अब देखो ये जो 3x है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3x, और ये जो 4x है ना वो आएगा इसके साथ, यहाँ घटाव में था तो यहाँ जोड़ में आ जाएगा 4x, इस 3x के साथ आ गया ये 4x। अब ये जो 1 है, ये वाला 1 वो हम यहाँ लिखेंगे, और ये जो 4 है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये आ जाएगा माइनस में, ये 1 के साथ 1 2 3, ये अंडरलाइन वाले पद पहले से थे, और ये x स्क्वायर यहाँ से माइनस में आ गया इसके साथ, ये 4x यहाँ प्लस में आ गया, और ये 1 के साथ 4 जो है ये माइनस में आ गया। अब देखो x स्क्वायर वाले से x स्क्वायर वाला कट गया, बचेगा क्या, 7x माइनस 3 बराबर 0। अब आप चाहो तो ऐसा लिख के बता सकते हो कि एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में a का मान 0 आ रहा है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन आप ऐसे नहीं लिख के बताते हो तो भी आप सीधा उत्तर लिख सकते हो कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, इसका कारण ये है कि इस समीकरण में चर पे 2 घात नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ तक हमने बोर्ड पे अपने पैनल पे पहले क्वेश्चन के 6 प्रश्नों को हल कर लिया है। आपको क्रमबद्ध तरीके से आपको जरूर समझ में आए होंगे।
समझ में आया है तो बोर्ड के पैनल से आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। आगे के शेष 2 प्रश्नों को भी हम इस बोर्ड के पैनल से कुछ स्पेस करके रब करके हम वापस इसका हल करेंगे। आगे के प्रश्नों का भी हम आगे हल करेंगे। यहाँ तक लिखिए आप। अगला अपना जो 7वां इसका बिंदुवत प्रश्न है उसमें क्या लिखा गया देखिए। x प्लस 2 की होल स्क्वायर, ये यहीं पे लिखा होल क्यूब है सॉरी, बराबर 2x और x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ हमें इस तरफ तो इस 2x का वितरण करना है आगे, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिंग बोलते हैं जिसको। और इस यहाँ पे इस पक्ष में हमें लेफ्ट हैंड साइड वाले पक्ष में हमें लगाना है एक सर्वसमीकरण। सर्वसमीकरण क्या है वो इस प्रकार से है कि जब 2 पद a प्लस बी पे घात 3 आ जाती है यानी क्यूब होता है तो इसका हल होता है a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 a बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सरल समीकरण हमें लिखनी है। अब देखिए प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सरल समीकरण हम लिखेंगे। इस पक्ष में हम इसको हल करेंगे और आगे में आगे वाले। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, a की जगह अपना क्या है x, b की जगह अपना क्या है 2। इसकी अगर क्यूब करें तो क्या आ सकता है, a की क्यूब का मतलब x की क्यूब प्लस 3 गुणा a का मतलब a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर और b मतलब 2, b का मतलब 2 है ना, यहाँ पे b का मान 2 आया है, प्लस 3 गुणा a का मतलब x इंटू b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b की क्यूब, यहाँ पे b की सॉरी इस सरल समीकरण में ये क्यूब होती है a क्यूब और लास्ट में b क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम b की क्यूब का मतलब 2 की क्यूब, ठीक है। यहाँ इसको लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, आपको पता है ये सरल समीकरण हम आप पीछे की प्रश्नावली में पीछे के कक्षाओं में हम पढ़ते आए हैं। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो प्रारूप बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, x की क्यूब प्लस 2 और 3 गुणा होकर आ जाएंगे 6 x स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो 3 और ये 2 की स्क्वायर 4 होती है, 4 और 3 गुणा होकर कितना हो जाएंगे 12 x और ये इसका हो जाएगा 8। अब देखो यानी कहने का मतलब ये जो चीज है ना, ये चीज इस बहुपद के बराबर है, ठीक है। अब देखो हम इस पक्ष में ये चीज लिख देते हैं कि x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू, इसका हम वितरण करते हैं 2x को इससे करते हैं तो 2x क्यूब हो जाता है, 2x को माइनस 1 से करते हैं तो माइनस का 2x हो जाता है। अब हम इसका करेंगे पक्षांतर, बराबर के इस तरफ जो राशियां हैं जैसे मान लीजिए x क्यूब है, x स्क्वायर है, x है, ये इस तरफ ही रखेंगे, बाकी को हम यहाँ लेके आते हैं। कितना हो जाएगा देखो, ये x स्क्वायर x क्यूब इसके पक्ष में इसके साथ आ जाएगा माइनस का 2x क्यूब, कौन सा है ये वाला, ये तो पहले से था। अब देखिए ये जो प्लस का 6x है x स्क्वायर है उसके साथ आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, x स्क्वायर वाला पद है नहीं, इसमें प्लस का 12x है उसके साथ आ जाएगा ये 2x जुड़ के आ जाएगा, ये 8 है अच्छा पद उसके साथ यहाँ से कुछ आने वाला है नहीं, यानी ये चारों पद जो है वो अपने यहाँ पे लिखे हुए हैं और आगे के जो पद है वो यहाँ आए हैं। तो इसका जो उत्तर है वो इस प्रकार से हो जाएगा, जैसे ये दोनों सजाती में देखो माइनस 2x क्यूब है और 1x क्यूब है तो माइनस का x क्यूब बच गया, और यहाँ देखो x स्क्वायर वाला एक ही पद है तो x स्क्वायर वाला बच गया, x वाले 2 पद है 12 और 2 कितने हो गए 14x हो गए, प्लस का 8 बराबर 0। यहाँ पे देखो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये त्रिघात समीकरण है, ये कैसी है त्रिघात समीकरण है, तो सिर्फ हम ऐसा ही लिखेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें
चर राशि पे अधिकतम घात 3 आ रही है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, त्रिघात समीकरण है। इसमें पूछा गया है कि क्या द्विघात है, तो नहीं। इसका अगला अपना 8वां बिंदुवत प्रश्न है इस प्रकार से, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 की होल क्यूब। अब यहाँ पे एक सर्वसमीका लगानी पड़ेगी, कौन सी? यहाँ पे हमने a माइनस a प्लस बी की लगाई थी इस तरफ, ये सर्वसमीका थी। अब हम लगाएंगे a माइनस बी की सर्वसमीका। कौन सी सर्वसमीका? a माइनस बी की सर्वसमीका। a माइनस बी होल क्यूब सर्वसमीका क्या होती है? a क्यूब माइनस 3 ab प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। ठीक है, इसका मतलब अब यहाँ पे क्या है? x माइनस 2 है, इस पे क्यूब है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? x पे क्यूब माइनस 3 इंटू x पे स्क्वायर इंटू b का मतलब 2 प्लस 3 इंटू a का मतलब x, b² मतलब 2 का स्क्वायर और b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हल करें आगे तो ये हो जाएगा x क्यूब। यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 6x², माइनस का 6x²। यहाँ पे देखो ये 2 का स्क्वायर 4 और 3 से गुणा होकर कितना हो जाएगा? 12x। और ये x की यहाँ माइनस चिन्ह है तो ये 2 की क्यूब हो जाएगा 8। इस पद के बराबर हम इसकी जगह हम ये लिखेंगे, ये x माइनस 2 पे होल क्यूब है, उसकी जगह हम ये लिखेंगे और यहाँ वाला यही रहेंगे। जैसे x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर ये x क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8। अब पक्षांतरण करेंगे हम, सजातीय पदों को इस तरफ रखेंगे। यहाँ बराबर में हम क्या लेके आएंगे? 0। बराबर में क्या लेके आना है? 0। यहाँ देखो 1 2 3 4 पद है, इन चारों पदों के साथ क्या क्या आएगा? जैसे ये x क्यूब है, इसके साथ ये वाला x क्यूब आएगा जाएगा माइनस का, यहाँ माइनस का 4x² है, यहाँ आ जाएगा ये 6x प्लस का 6x² प्लस का, यहाँ माइनस का x है, इसके साथ आ जाएगा 12 माइनस का x, माइनस 12 का x। ठीक है, यहाँ 1 है, इसके साथ आ जाएगा ये प्लस का 8। यानी ये जो पद है x क्यूब है, 4x² है माइनस के, ये माइनस का x है, ये 1 है, ये सब पहले से थे इस तरफ। नए पद ये वाले जो बाकी पद हैं ये बीच बीच में यहाँ से पक्षांतरित होके ये x क्यूब से x क्यूब कट गया, माइनस का 4x² और 6x² कितना थे? 2x² बचे। यहाँ से जातीय पदों में माइनस का 13x बचेगा, माइनस का x और माइनस का 12, ये हो जाएगा 9। ये कितना हो जाएगा? 9 बराबर में 0। अब देखो ये जो समीकरण है वो इस प्रारूप का ये पालन कर रही है कि नहीं कर रही है? हाँ कर रही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि ये हाँ, ये इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। इस प्रकार से हमने ये पहले के बिंदु प्रश्न 5वां और 6वां था, हमने इसको रब नहीं किया था। पहले 4 यहाँ पे कर लिए थे, 5वां 6वां 7वां और 8वां आपके बोर्ड पे पैनल पे आपको दिख रहा है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए तथा यहाँ क्लास को रोक के इसको नोट कर लीजिए और पुनः आप स्वयं इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा। अब हम इसके आगे के बिंदुवत प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है वो बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, यानी हमें इनको हल नहीं करना है, सिर्फ द्विघात समीकरण बनानी है। देखिए द्विघात समीकरण बनाने के लिए हमें पता है कि चर राशि एक ही होती है, उस पर घातें अलग अलग हो जाती है। तो हमें द्विघात समीकरण बनाने के लिए किसी एक मान को प्रश्नानुसार एक मान को हम अपनी तरफ से मानते हैं चर के रूप में, तथा शेष जो संबंध होता है वो समीकरण के तौर पे हम लिख के उसको समीकरण का रूप देते हैं। इससे पहले की हमने जो प्रश्नावली हल की थी जिसका नाम था दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, उसमें से दो चर राशियां हमें माननी पड़ती थी क्योंकि प्रश्नावली का नाम ही सही था, दो चर वाले रेखिक समीकरणों का युग्म एक जोड़ा। लेकिन यहाँ पे है द्विघात समीकरण, एक ऐसी समीकरण जिस पे चर राशि की दो घातें हों। तो इसके लिए चर राशि समान ही है, घातें बदलेगी,
वो किस प्रकार से बदलेगी, वो पर्सन अनुसार दिए गए कमांड्स के आधार पर बदलेगी, दिए गए प्रतिबंधों के आधार पे बदलेगी। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं इस पर्सन की। तो इसमें अगर समीकरण बनानी है तो अब हम इसका द्विघात समीकरण के रूप बना लेते हैं। कैसे बनेगा, जैसे इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक राशि जो माननी है वो क्या माननी है। देखो इसमें ऐसा दिया गया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है और लंबाई चौड़ाई के दुगुने से अधिक दी गई। इसका मतलब चौड़ाई के साथ संबंध दिया गया है, चौड़ाई के साथ संबंध दिया गया है किसका, लंबाई का। इसका मतलब हमें कौन सी राशि मान लेना अधिक उपयुक्त लग रहा है, हम यहाँ पे मानेंगे, माना आयताकार भूखंड की, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई मान लेंगे हम बराबर अक्ष मीटर मान लेते हैं, अक्ष मीटर। अब देखिए अब प्रश्न में क्या प्रतिबंध दिए गए, उन पर प्रतिबंधों को हम गणितीय रूप देते हैं। गणितीय रूप कैसे देंगे, जैसे प्रश्न में दिया गया है कि इस भूखंड की जो लंबाई है, इस भूखंड की लंबाई, वो जो चौड़ाई है ना, यहां से देखो चौड़ाई के दुगुने, मतलब चौड़ाई के 2 से गुणा करके 1 जोड़ने से प्राप्त होती है। 1 अधिक मतलब 1 जोड़ो तब लंबाई आ जाएगी, तब क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। अब देखो इसका मतलब लंबाई इसकी कितनी है, 2 गुणा अक्ष प्लस 1 है, और एक प्रतिबंध, एक तो ये दिया गया है और एक प्रतिबंध ऐसा दिया गया है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। अब आयताकार भूखंड है, आयताकार कोई भी चीज होती है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयताकार किसी भी आयताकार का क्षेत्रफल होता है, तो ये है 528। एक बार मीटर स्क्वायर के विमा को छोड़ देते हैं। अब लंबाई की जगह में क्या लेना है, 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई की जगह में क्या लेना है, अक्ष, बराबर क्या लेंगे 528। अब देखो ये अक्ष है ना, इसका यहाँ वितरण होगा, यानी ये अक्ष इससे भी गुणा होगा, अक्ष इससे भी गुणा होगा। तो अक्ष जब 2x से गुणा होगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, अक्ष जब 1 से गुणा होगा तो प्लस का अक्ष हो जाएगा, बराबर में 528 रहेगा। अब देखो हम पक्षांतरण करते हैं, जैसे 2x स्क्वायर और अक्ष तो इस तरफ है ही, यहाँ पे ये माइनस का 528 और आ जाएगा, बराबर में क्या रहेगा 0। ये जो अपने को समीकरण मिली है, ये समीकरण कैसी है, द्विघाती समीकरण है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये a अक्ष स्क्वायर प्लस b अक्ष प्लस c का मानक रूप जो होता है ना द्विघात समीकरण का, उसका पालन कर रही है। और इसमें a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 528, किसका, माइनस का। इस तरफ ये मानक रूप इसका पालन करने के लिए ये द्विघात समीकरण यहाँ पे निर्मित हुई है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, दोबारा से खुद अभ्यास कीजिए तथा अगले पैनल के लिए आप अपने कॉपी पेन का इस्तेमाल जरूर कीजिए। अगर कुछ कम समझ में आया तो क्लास को दोबारा से आप देख सकते हैं। अगला जो अपना दूसरा इसका बिंदु प्रश्न है वो है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे रखा है, हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। यहाँ पे एक हिडन जानकारी और दी गई है कि 2 क्रमागत है और धनात्मक है और पूर्णांक है। ये एक समीकरण का हमें प्रारूप देगी। क्रमागत है मतलब अगर एक को हम मान लेते हैं तो दूसरा उसमें एक जुड़ने से प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने एक, अगर अपना धनात्मक पूर्णांक 5 है तो अगला क्या होगा 6, 9 है तो अगला क्या होगा 10, यानी एक जुड़ने से प्राप्त होने वाला है। तो इसका मतलब हमें हल करने के लिए 2 जो तथ्यात्मक बातें हैं वो इसमें दी हुई है। एक तो सिद्धि दी गई है कि गुणनफल 306 है, तो हम ऐसे मान लेंगे कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक हम क्या मान लेते हैं अक्ष, तो ऑटोमेटिकली दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक मतलब क्रमागत है, इसका मतलब अक्ष प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ये प्रश्न में दिया गया है। यहाँ पे हमें लिखना है कि प्रश्न अनुसार
दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, क्रमागत है, इसका मतलब x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक बात तो ये दी गई है, एक बात तो ये दी गई, दूसरी दी गई है कि दोनों का गुणनफल, धनात्मक पूर्णांक जो अपना पहला है, पूर्णांक नंबर अपना 1 उसको, और अगर पूर्णांक नंबर 2 को, पूर्णांक नंबर 2 को गुणा करें तो आता है 306। ऐसी एक जानकारी और दी गई है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें सिर्फ समीकरण का रूप ही बताना है, ये ज्ञात नहीं करना है। ज्ञात करने का तरीका हम आगे की प्रश्नावलियों में सीखेंगे कि द्विघात समीकरण के हल कैसे ज्ञात करते हैं, वो भी अलग अलग विधि से। यहाँ पे तो द्विघात समीकरण निर्मित करने तक का, निरूपित करना है। तो पहला धनात्मक पूर्णांक हमने x माना, उसके गुणा में जब दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो हमारा x प्लस 1 आता है प्रश्न अनुसार, क्योंकि प्रश्न में क्रमागत दिए गए हैं, उनका गुणा 306 है। अभी इस x का जब वितरण करेंगे तो x इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी गुणा होगा, तो x का इसके साथ x स्क्वायर आ गया, x का 1 के साथ x आ गया, बराबर 306। यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस x तो पहले से था, ये 306 इस तरफ और आ जाएगा, तो किस में आएगा, माइनस में, तो बराबर में क्या बचेगा, 0। बराबर में क्या बचेगा, 0। एक प्रकार से ये इसका उत्तर ही हो गया, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के प्रारूप का पालन करते हैं, जहां पे a क्या है, इसका गुणांक, दो चर वाले का गुणांक a, b क्या है, एक चर वाले का गुणांक 1, और c क्या है, माइनस के 306। ये इसके हैं आंसर। आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और पुनः दोबारा से इसका अभ्यास जरूर कीजिए। कम समझ में आया तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए क्वेश्चन दिया गया कि रोहन की माँ उसे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में, आयु का गुणनफल, आयु तो वर्षों में है, उनका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। यानी आयु कितनी हो जाएगी अगर गुणा करेंगे तो, कब, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। इन दोनों की आयु की गुणन करने पर हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। एक चर राशि हमें माननी होती है जो हम अपनी तरफ से मानते हैं, तो हम रोहन की वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर, अक्स वर्षों में है तो अक्स वर्ष मान ले। ठीक है, अब ऐसा प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न अनुसार हम लिखेंगे कि रोहन की मां की आयु, रोहन की मां की आयु कितनी है। रोहन की मां की आयु है रोहन की आयु प्लस 26, रोहन की आयु प्लस 26। रोहन की मां की आयु हो गई, रोहन की आयु से 26, इसका मतलब इसकी जो रोहन की मां की आयु है वो कितनी है, x प्लस 26 है, x प्लस 26। ध्यान देना, ये रोहन की मां की वर्तमान आयु आई है, ये रोहन की मां की वर्तमान आयु आई है। अब एक बात और दी गई है, इस बात के साथ साथ एक बात और दी गई है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी होगी, और उसके गुणा में उसकी मां की आयु, रोहन की मां की आयु, दोनों अगर गुणा होगी तो आ जाएगा 360 आ जाएगा। ऐसा प्रश्न में दिया गया कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और रोहन की मां की आयु का गुणा करेंगे तो 360 आएगा। ऐसा प्रश्न में दिया गया है, 3 वर्ष पश्चात उनका गुणनफल 360 हो जाएगा। अब देखिए आगे हम कैसे करेंगे। रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, आज अगर x है तो x प्लस 3 हो जाएगी ना। उसकी मां की आयु आज अगर x प्लस 26 है तो उसमें 3 और जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 360। 3 जुड़ेगा ना, यानी आज से 3 वर्ष पश्चात, आज अगर इतनी है तो 3 वर्ष पश्चात 3 जुड़ के आएगी।
x प्लस 3 के गुणा में क्या आएगा, x प्लस 26 प्लस 3, ये हो जाएगा x प्लस 29। ये दोनों आपस में क्या होंगे, गुणा होंगे। रोहन की 3 वर्ष पश्चात आयु ये है, उसकी मां की 3 वर्ष पश्चात आयु ये, इन दोनों का गुणा 360 प्रश्नानुसार दिया गया है। वितरण नियम से इस अक्ष से गुणा करना पड़ेगा, इस अक्ष को गुणती से गुणा करना पड़ेगा, इस 3 को अक्ष से गुणा करना पड़ेगा, इस 3 को गुणती से गुणा करना पड़ेगा। अक्ष को जब इस अक्ष से गुणा करेंगे तो आ जाएगा अक्ष स्क्वायर, अक्ष को जब इस गुणती से गुणा करेंगे तो गुणती से अक्ष, 3 को अक्ष से करेंगे तो 3 अक्ष, 3 को गुणती से करेंगे तो आ जाएगा 77, कितना आ जाएगा 87 बराबर 360, 87 आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, सजातीय पद अक्ष और अक्ष वाले पद है तो इसमें हम इन दोनों को जोड़ देंगे, अक्ष स्क्वायर प्लस 32 अक्ष हो जाएगा 29 और 3 प्लस 87 माइनस का 360 बराबर का 0, ये 360 इस तरफ आ गए। अब देखो ये दोनों देखो 87 और 360 अचर पद है तो अचर पद में ये जुड़ने वाला जुड़ेगा, घटने वाला घटेगा, ये हो जाएगा अक्ष स्क्वायर प्लस 32 अक्ष माइनस का रहेगा, माइनस का कितना रहेगा, माइनस का रहेगा 273, इसमें से जब घटाएंगे तो रहेगा 273 बराबर 0। यानी ये एक ऐसी समीकरण है, इस समीकरण को अगर हम हल करें यानी इस समीकरण में दिए गए चर का मान ज्ञात कर लें तो रोहन की आयु हमें प्राप्त हो जाएगी, यानी अक्ष प्राप्त हो जाएगा। अब कैसे हल होता है वो इस प्रश्न में नहीं करना, आगे की प्रश्नावली में हम सीखेंगे कि द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करना। उस आधार पर अगर हम हल ज्ञात कर लेते हैं, निरूपण करना है तो निरूपण तो हमने द्विघात समीकरण के रूप में कर ही लिया, ax प्लस बी ax स्क्वायर प्लस bx माइनस प्लस c का रूप यहाँ पे आ रहा है, तो ये अपना निरूपण हो गया। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पैनल पे हम इसके नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमें दिया गया, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो जाती है तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। समान दूरी जैसे मान लीजिए कोई स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम लगता है, दूरी समान ही होती है। एक जितनी दूरी अगर तेज स्पीड से जाओगे तो समय कम लगेगा, अगर धीमी स्पीड से जाओगे तो समय अधिक लगेगा। जैसे यहाँ रेलगाड़ी की स्पीड धीमी की गई तो समय अधिक लग गया। कितनी धीमी की गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, समय कितना अधिक हुआ, 3 घंटे वो अधिक हो गया। ये इसका संबंध है, ये रिलेशन बना के हम समीकरण बनाएंगे। कम होती है तो उसकी दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, चाल। तो जो ज्ञात करनी है उसको एक चर के रूप में हमें मानना पड़ेगा। तो माना रेलगाड़ी की चाल यानी स्पीड बराबर x किलोमीटर जाती होगी प्रति घंटे में। यानी हमने मान लिया कि वो रेलगाड़ी 1 घंटे में x किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब देखिए चाल के साथ साथ इसमें समय का भी जिक्र हुआ है। तो समय का जिक्र होने के कारण हमें चाल और समय के साथ एक संबंध का पता होना चाहिए कि चाल और समय किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे समय की बात करें तो समय का मान होता है दूरी बटा चाल। समय का मान कितना होता है, दूरी बटा चाल। यहां देखिए इस सूत्र को हम अगर जानते हैं तो इसमें कहा गया है कि वो रेलगाड़ी अगर x किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा,
इसमें लगने वाला समय, जैसे समय को t मान लेते हैं, वो हो जाएगा, समय कितना होता है, दूरी बटा चाल होता है। दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर की दूरी है, बटा चाल इसकी कितनी है, अक्स। ऐसा इसमें हमें अभी तक प्रश्न का कोई प्रतिबंध नहीं दिया गया है। 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में टाइम तो इतना ही लगेगा, 480 बटा अक्स यानी दूरी बटा समय। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब प्रश्न में जो प्रतिबंध दिए गए हैं उसको हम लिखेंगे। देखो, हमने चाल मानी तो चाल के सापेक्ष उस दूरी को तय करने में लगा समय 480 है। प्रश्न में दिया गया है कि 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो जाती है, प्रश्नानुसार चाल बराबर अक्स में से 8 कम कर दिए जाते हैं और किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाती है। ठीक है, अगर चाल इतनी हो जाती है प्रश्नानुसार, कितनी, 8 किलोमीटर कम, किससे, जो हमने मानी है उससे, तो टाइम बराबर क्या हो जाता है, तो t2 मान लेते हैं, टाइम बराबर हो जाता है अपना t प्लस 3। t प्लस 3 का मतलब जो पहले की जो समय है उसे 3 घंटा अधिक। अब देखो, इस बात को हम ऐसे लिखें कि चाल अगर ये अपनी दूसरी चाल इतनी है तो टाइम अपना दूसरा ये है, तो ऐसे हम लिखेंगे कि 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय यानी t2 अपना, t2 है वो कितना हो जाएगा, दूरी बटा चाल होता है, दूरी अपनी कितनी है 480, चाल अब कितनी होगी, अक्स माइनस 8, ये इसके बटा में आ जाएगी, ये इतनी है इसकी टाइम। ये जो t2 है ना वो 480 बटा अक्स माइनस 8 घंटा हो जाएगा, जैसे समय घंटे में होता है ना। अब देखिए क्या बताया गया है कि समय जो है t2 और ये समय t, यानी t बराबर क्या है, या t2 बराबर इस समीकरण से देखिए, यानी 2 नंबर का टाइम है वो किससे ज्यादा है, t प्लस 3 के बराबर है, यानी जो इस स्पीड से लगने वाला समय है वो अक्स स्पीड से लगने वाले समय से 3 घंटा अधिक है, यानी t2 जो अक्स माइनस 8 से आता है वो t प्लस 3 के बराबर है। अब t2 का मान हमें कितना मिला है, 480 बटा अक्स माइनस 8, ये किसके बराबर है, 480 बटा अक्स प्लस 3 के बराबर है। ये बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी। देखिए क्या इसमें कहा गया है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, इस तरफ हम अक्स माइनस 8 को नीचे ही रखते हैं, अक्स माइनस 8 को, और ऊपर कितना हो जाता है 480 बराबर, इसमें लघुत्तम ले लेंगे 3 तो कितना आ जाएगा 480, लघुत्तम ले लेंगे अक्स तो 480 प्लस 3 अक्स हो जाएगा। अब देखिए यहां जो ये अक्स माइनस 8 है ना, ये तो जाएगा इस तरफ इस संख्या के गुणा में, और ये जो अक्स है ना ये जाएगा इसके गुणा। तो यहां अगर अक्स को लेके आते हैं तो कितना हो जाता है, अक्स इंटू 480, या सीधा ही हम 480 अक्स लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बराबर। यहां देखो अक्स माइनस 8 है ना ये वाला, ये इस इनके गुणा में जाएगा, किन के गुणा में, 480 माइनस 3 अक्स के गुणा में। अब इसको हम आगे हल करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, इस अक्स का गुणा एक बार इस 480 से करना है, अक्स का गुणा एक बार माइनस 3 अक्स से करना है, 8 का गुणा इससे करना है और 8 का गुणा इससे करना है। इस तरफ तो 480 अक्स फिक्स हो गया, ये अक्स जब इससे गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 480 अक्स, अक्स जब इस 3 अक्स से गुणा होगा तो जाएगा माइनस का 3 अक्स स्क्वायर, अक्स जब 480 से गुणा होगा तो माइनस का आ जाएगा 3840, जीरो हो जाएगा, 8 8 64, 832 और 38। ठीक है, अब अक्स जब इस माइनस 3 अक्स से गुणा होगा, माइनस 8 जब माइनस 3 अक्स से हुआ तो प्लस का 24 अक्स हो जाएगा।
अब देखिए पक्षांतरण करेंगे हम, यहाँ पे इस चीज का यहाँ लिखेंगे 480 अक्स, ये चीज यहाँ आएगी तो आ जाएगी माइनस का 480 अक्स। अक्स स्क्वायर माइनस का 3 अक्स स्क्वायर इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3 अक्स स्क्वायर, माइनस का 3840 वो हो जाएगा प्लस का 3840। ये 24 अक्स इस तरफ जुड़ रहा है तो इस तरफ घट जाएगा, माइनस का 24 अक्स बराबर 0। 480 प्लस का 480 अक्स माइनस का कट गया, यहाँ क्या बचेगा 3 अक्स स्क्वायर माइनस का 24 अक्स प्लस का 3840 बराबर 0। इसमें हम आगे और मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे देखिए पूरे समीकरण में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा, इसमें अक्स स्क्वायर बचेगा, इसमें क्या बचेगा 8 अक्स बचेगा, इसमें 3 कॉमन लेने पर कितना बचेगा 1 2 8 0 बराबर 0। इस 3 को अगर इस तरफ लेके जाते हैं भाग में तो क्या आ जाता है, ये 3 इसके भाग में जाके 0 हो जाएगा ना, ये 0 ही बनेगा। तो यहाँ देखिए अक्स स्क्वायर माइनस 8 अक्स माइनस 1280 बराबर 0, ये अपनी होगी एक द्विघात समीकरण जो कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए हम काम में ले सकते हैं। अक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से माना था, अगर इस द्विघात समीकरण से हम अक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं तो हम इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, रेलगाड़ी की चाल प्राप्त कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है उत्तर, वो हम आगे की प्रश्नावली में बात करेंगे। द्विघात समीकरण निरूपित करने का इस प्रश्न में बोला गया था, यहाँ पे द्विघात समीकरण हमने निरूपित कर दी है। इस प्रकार से हमने 4.1 प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। आपने इस क्लास से अगर कुछ फायदा उठाया है तो आप हमसे जुड़े रहिए और नियमित तौर पे क्लासें लेके आप अपने अध्ययन को जारी रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को पूरा देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि आगे की क्लासें अपडेट होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप आगे की क्लासें पढ़ सकते हैं। अन्य भाई बंधु तक इस क्लास को जरूर पहुँचाइए। क्लास कैसी लग रही है वो फीडबैक के तौर पे कमेंट लिखिए, हमें ज़रूर बताइए। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को पूरा देखने के लिए।